Welcome to all my dear student once again to our favorite subject that's name is physics। चलो बच्चों देखते हैं कि कल हम कहाँ थे। कल हम थे डायमेंशंस के यूजेस देख रहे थे। In that previous lectures we are discussing about the uses of dimensions। यूजेस ऑफ डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था। देखो मैं बोल रहा हूं डायमेंशंस, हम बुक्स के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस होगा, बोथ आर द सेम, नथिंग वरी, टेंशन नहीं लेने का फिजिक्स पढ़ने का। सो दैट इज यूजेस ऑफ डायमेंशंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि हम लोग रिलेशन भी बता सकते हैं एसआई यूनिट्स का और सीजीएस यूनिट्स का। उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। और उसके बाद क्या देखा था कि हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। उसके लिए हमने एग्जांपल देखा था दैट इज नथिंग बट द पेंडुलम, और उसका क्या निकाला था हमने, टी निकाला था। फाइनल इक्वेशन क्या आया था बच्चों, टी इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। और के की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 6.28, इट इज नथिंग बट दी 2 पाई। और पहला वाला जो देखा था उसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पॉइंट हम लोगों ने देखे थे। वो क्या था, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ हेल्प से हम लोग वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं ये देख सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया था कल का थोड़ा सा रिकैप। आज क्या देखते हैं हम लोग देखेंगे उसके लिमिटेशंस बोलो या उसको डायमेंशंस के डिसएडवांटेजेस बोलो या उसके ड्रॉबैक्स बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देख रहे हैं हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब उसको मैं पूरा नहीं लिखते बैठूंगा, डीए कर दूंगा उसको। तो जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या होते हैं, लिमिटेशंस यानी उसको कुछ सीमाएं होती हैं, वो सिर्फ वहां तक ही वर्क करता है। जैसे हमें लिमिटेशंस है, एक बॉर्डर बनाई गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच, एक बॉर्डर बनाई गई है इंडिया चाइना के बीच, एक बॉर्डर बनाई गई है इंडिया और नेपाल के बीच, या इंडिया और बांग्लादेश के बीच। ये जो बॉर्डर है ना, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटेशंस ऑफ द पर्सन्स व्हिच इज लिव्स ऑन बोथ द साइड्स। वो उस लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। उसी तरह ये भी कुछ लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस के। क्या लिमिटेशंस है तो देखते हैं। सबसे पहला जो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस आता है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। वो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। देखो मैं लिख रहता हूं यहां पे, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी या डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोलो। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस, the value of dimensionless constant cannot be obtained। देखो मैं क्या बोल रहा था कि the value of dimensionless constant cannot be expressed with the help of this। जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हम इससे नहीं ले सकते, बट क्या कर सकते हैं हम, इसको आपके बुक की तरह मैं लिख देता हूं। वाई, बिकॉज बुक इज ग्रेट। बुक क्या है हमारा, ग्रेट है। लेकिन इसको पहले बात मैं लिखने के पहले आपको एक सिंपल बात बताना चाहता हूं। ये जो डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट है ना, जो हम लोगों ने अभी निकाला था, जो के वाला था, वो हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल सकते, उसको एक्सपेरिमेंट ही चाहिए। तो देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड, can be obtained with the help of experiments only, with the help of experiments only। मतलब क्या है, मेरा वाला सेंटेंस गलत था क्या बच्चों, नहीं था। मेरा सेंटेंस क्या था, अभी भी मैं मेरे सेंटेंस पे ठाम हो। मेरा सेंटेंस क्या था, the value of a dimensionless constant cannot be derived with the help of
डायमेंशनल एनालिसिस। और इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। कैन बी मतलब क्या है कि बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिसमें जो भी कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू आप किससे कर पाओगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से ही निकाल पाओगे। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमने अभी जो देखा था वही देखते हैं। हमने क्या देखा था, T इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। ये क्या था, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। ये हमारा क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। इसको क्या देखा था हमने, यही देखा था ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L रेस टू A, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल G रेस टू B, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर कंक्लूडेड दिस वन इक्वेशंस। तो बच्चों ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, L की जो वैल्यू है वो डिफरेंट ले लो, T की वैल्यू डिफरेंट ले लो, G तो पता है क्या निकालना है, k। अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 6.28, मतलब कितना आएगा, 2 पाई आएगा। तो बच्चों फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इजी है, क्या है, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट आप फिजिकल एनालिसिस के थ्रू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लोगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था के वाला, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कैसे निकलती है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। ये था फर्स्ट वाला पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। देखो फर्स्ट वाले पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो डायमेंशन लेस कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ही निकलती है, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू निकलती नहीं है। ये पहला उसका ड्रॉबैक है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो भी डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अंदर ऐसे कुछ इक्वेशंस हम लोगों को पता है। देखो सिंपल एक दे देता हूं मैं आपको, ये आपको 12th में ही जाएगा, दैट इज कैलिबर ट्यूब के अंदर जाएगा। क्या है, T इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो G। अब देखो ये इक्वेशन गौर से देखो, फिर मैं क्या करता हूं आपको दूसरा वाला जो पॉइंट है वो फिर एक्सप्लेन करता हूं। पहले एग्जांपल देख लो, एग्जांपल के थ्रू उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब मुझे बताओ, ये जो है इतने सारे यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग तरह से, ये t आ गया टाइम के रिलेटेड, ये 2t आ गया, ये cos थीटा एंगल आ गया, विथ यहाँ पे लॉगरिथमिक आ गया, ये r रेडियस आ गई, ये रो भी एक इक्वेशन ये क्वांटिटी आ गया, उसके बाद g भी आ गया। अब ये जो रिलेशन है, ये इतना सारा जो रिलेशन है t के साथ आया हुआ, इसके अंदर देखो बच्चों क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है जी, जरूर है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें। उसके बाद क्या है, इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ सकता है। उसके बाद क्या है, लॉगरिथमिक है। तो ये जो सारे फंक्शंस इसके अंदर आ गए, अगर ऐसे फंक्शंस आते हैं तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस यहां पे वर्क नहीं करता। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, फिर से सुनो, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, logarithmic function, as these quantities are dimensionless, सिंपल। देखो बच्चों बहुत इजी है। पहला वाला क्या था, देखो मैं बार बार यहीं पे आपको याद कराऊंगा। पहला वाला क्या था, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। दूसरा वाला क्या बता रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसको डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब तीसरा है, सिंपल है, 4 ही है इसके अंदर,
अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड वन देखेंगे। अब थर्ड वन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, थर्ड वन भी बहुत सिंपल है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर देखो सिंपल, अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर नहीं होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर नहीं होगी तो आप ये मेथड यूज नहीं कर पाओगे। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी हमारे पास के। अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है, इसकी एक एग्जांपल हमको पता है, दैट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। ये जी क्या है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कहाँ है, ये आपको मेरे ख्याल से 9th में गया होगा, नहीं 10th में गया होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस वन, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, the gravitational force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। फिर से एक बार the gravitational force, ये F क्या है, gravitational force है। this gravitational force is directly proportional to product of that two particle masses divided by or inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। फिर से और एक बार, सर बार बार क्यों ले रहे हो बच्चों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 12th का सेकंड चैप्टर इसी डेफिनेशन से, इसी लॉ से स्टार्ट होता है, ग्रेविटेशनल लॉ से। फिर से एक बार, the gravitational force between 2 point masses, what I say, the gravitational force between 2 point masses is directly proportional to product of these two masses and inversely proportional to square of distance between them and the square of distance between them। देखो बच्चों, अब क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हमें निकालना है तो क्या देना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। वो कांस्टेंट कौन सा है यहाँ पे, जी वाला, दैट इज जी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये जो है दैट इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बट इसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, इसको डायमेंशन है या नहीं ये पहले पता कर लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डायमेंशन है या नहीं ये पता करेंगे। अब देखो ये आर स्क्वायर है, इधर ले लो, क्या हो गया ये एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2, ये क्या है, 2 पॉइंट मासेस हैं, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब देखो बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट है। पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसको क्या होगा, वो लागू होगा या नहीं होगा, चलो देखते हैं अभी बाकी है। G इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है, क्या थी, m1 L1 T -2, ये क्या है L2 है, ये क्या है m2 है, बराबर है जी सर, बराबर m2 क्यों है, ये m1 m2 क्या है, मीटर नहीं है, ये मासेस है, तो ये क्या हो गया, मास का स्क्वायर हो गया। चलो फिर ये क्या हो गया, ये देखो G इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर लेके जाओ, ये m2 ऊपर लेके जाओ, 2 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये -2 हो गया, 1 - 2 दैट इज नथिंग बट द m-1 L1 L2 L3, और ये क्या हो गया T -2 हो गया। तो आपका ये जो है ये क्या हो गया, इसको डायमेंशन मिल गई। G क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था,
तो इसको डायमेंशन मिली क्या? हाँ मिली। अगर ऐसी क्वांटिटी होती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की अगर डायमेंशन होती है, तो ये जो मेथड है, कौन सी वाली, ये वाली डायमेंशनल एनालिसिस वाली मेथड यहाँ पे यूज नहीं होती। यहाँ पे यूज होती है क्या? वो नहीं होती है। चलो बच्चों नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखते हैं। अब फोर्थ वन क्या है हमारा? सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सेम मोर टर्म ऑफ द सेम डायमेंशन। देखो बच्चों इसको समझ लेते। माना कि एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, ये है, और दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू u प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सॉरी ये ut है ना, ये क्या है हमारा इक्वेशन है, ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है। ये दो इक्वेशंस है। मैं क्या बोल रहा हूं? इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सेम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, it is not possible to know about their presence using dimensional analysis। देखो लंबा चौड़ा है एक पॉइंट, लेकिन छोटा सा निकलता है उसका मतलब। अब जो करेक्ट इक्वेशन है, बराबर है, जो करेक्ट इक्वेशन है उसके अंदर के जो भी टर्म्स है, अगर वो डायमेंशंस उस टर्म की सेम होगी, डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। एंड क्या बोला था मैंने? इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस। उसका जो प्रेजेंस है, उसका प्रेजेंस हमें उसका इंपॉर्टेंट नहीं देता, कि वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो फिर से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सेम मोर टर्म, करेक्ट इक्वेशन है, ये वाला करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन जो टर्म है वो 2 से ज्यादा है या 2 है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 2 है, बराबर है, ठीक है, यहां तक बराबर है। फिर से, इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सेम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन, it is not possible to know about their presence। उनका प्रेजेंस है या नहीं, ये हमें बता नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। अब स्टैंडर्ड सिंबल इक्वेशन क्या है? ये वाला स्टैंडर्ड है, बराबर है, ये वाला क्या है? स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट उसका कंप्लीट इक्वेशन कौन सा है? ये वाला। अब ये वाला और ये वाला सर कैसा सेम है? देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ये डायमेंशनली करेक्ट है ये वाला, लेकिन ये कंप्लीट है क्या? नहीं है, ये अनकंप्लीट है। लेकिन बट ये डायमेंशनली कैसा है? करेक्ट है। यस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या हो गया? L1 हो गया। इसको डायमेंशन है क्या? नहीं है। इसकी क्या डायमेंशन है? वेलोसिटी पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। ये क्या हो गया? T2 हो गया। अब मुझे बताओ, ये वाला कैंसिल हो गया, मतलब ये और ये क्या हो गया? सेम हो गया। ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? नहीं है। इक्वेशन करेक्ट क्या है? यस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यही हमें समझना था, यही हमें समझना था। डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है, बट एक्चुअल में करेक्ट है क्या? नहीं है। एक्चुअल में ये वाला करेक्ट है, ये कंप्लीट इक्वेशन है। ऐसे सिचुएशन में आपका डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में आपका डायमेंशनल एनालिसिस यूज होता है क्या? नहीं होता है। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों, ये प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। डायमेंशनली करेक्ट ये है, बट कंप्लीट इक्वेशन कौन सा है? ये है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस को वहां पे क्या आ जाता है? लिमिटेशन आ जाता है। अब सिंपल पॉइंट है बच्चों, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हटके चलेंगे, थोड़ा सा हटके चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट वन पॉइंट कौन सा है? इट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। कौन सा है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन
और इसको प्रिसाइज भी कहते हैं। बहुत हम भी इसको प्रिसाइज ही बोलेंगे, लेकिन ये एक्सप्लेन कि बिफोर जस्ट पॉइंट लिखने के वास्ते इसको प्रिसीजन लिखा गया। एंड अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इन मेजरमेंट। देखो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, हम क्या करेंगे इसको बहुत इजी तरह से समझा के ले लेंगे एक एक करके। अब चलो, अब सबसे पहले एक तो बात हमें पता है, जो कि हमारा फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स किसके अंदर है? सर ये तो साइंस के अंदर है, हमें भी पता है, नया कुछ बताओ। जी बच्चों बताता हूँ। अब ये जो फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स कंप्लीटली बेस करता है हमारा साइंस के ऊपर। और साइंस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये दो चीज होते हैं। कोई भी प्रूफ होना हो, अगर आप बोलोगे कि सर मैं यहां से, यानी मैं 2000 किलोमीटर सिर्फ 10 मिनट में जा सकता हूं, हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पागल हो गया बंदा। बंदा क्या हो गया? पागल हो गया। 10 मिनट में कोई 2000 किलोमीटर चल सकता है क्या, या जा सकता है क्या? इतनी तेज बुलेट ट्रेन भी नहीं आई अभी, बुलेट ट्रेन भी इतनी फास्ट नहीं चल पाएगी। सर एरोप्लेन नहीं जाता इतना फास्ट, तो ये बंदा कैसा जाएगा? बट अगर उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, अगर उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया तो हो सकता है, हो सकता है। तो क्या है कि हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होना है, हमें उसके साथ एक्सपेरिमेंट भी लगता है। जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन होता है वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का, वो क्या होता है? उस एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड होता है। आपने वो पिक्चर देखा होगा ना, सिंघम वाला पिक्चर, सिंघम, हाँ अजय देवगन वाला, वो साउथ वाला नहीं, अजय देवगन वाला। उसके अंदर कहीं तो एक सीन आता है, जो हीरो का बाप होता है ना, सिंघम का बाप, उसके अंदर जो उसके बाप का कैरेक्टर करता है, वो क्या करता है? दो लोगों के बीच में कंपेयर करता है, एक सिंघम और एक सिंघम का वहाँ पे एक नौकर होता है, यानी उसका सिपाही होता है, उसका दोनों का कंपेयर करता है। तब उसको क्या कहता है कि उसको बोलता है कि फ़ोन करके पूछ ले कि कुछ सामान आ गया है क्या, उसके साथ क्या आया है। हर एक मिनट में वो क्या करता है? कॉल करके पूछता है कि हाँ सामान आ गया। फिर वो उसका बाप उसको पूछता है कि कितना आ गया, फिर वो फिर से फ़ोन लगा के पूछता है इतना आ गया। बट जब वो सिंघम को फ़ोन करता है, अब बोलता है सिंघम को फ़ोन लगाओ। अब जब वो सिंघम को फ़ोन लगाया था ना, तो सिंघम तुरंत बोल देता है 50 बोरी आ गई, 50 बोरी के अंदर 30 बोरी इसकी थी, 20 बोरी इसकी थी। तो क्या था? ये जस्ट वन ऑब्जर्वेशन था, जस्ट वन ऑब्जर्वेशन। अब मानो कि हमें कोई एटमॉस्फेरिक स्टडी करनी है, बराबर है, एटमॉस्फेरिक स्टडी करनी है, तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ एटमॉस्फेरिक का कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम एटमॉस्फेयर मेजर करेंगे, उसके बाद प्रेशर मेजर करेंगे, उसके बाद जो हवा चल रही है ना, वाइंड, उसकी वेलोसिटी देखेंगे। उसी के बराबर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी कुछ चल रहा है उसका हम लोग टेम्परेचर कर लेंगे, सॉरी टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी होगी, हर एक चीज हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे और देखेंगे। जो भी है वो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखो ये सिंपल से एग्जाम्पल्स हो गए, बराबर है। उसी के बराबर अगर हर कोई चीज का हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आते हैं, वो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशंस हमें देखने होते हैं। चलो अब उसके रिलेटेड कुछ बातें हमें यहाँ पे जाननी जरूरी है। तो पहली आती है एक्यूरेसी, एक एक समझ लेते हैं। अब एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मीन्स जो भी आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के कितना पास आप लोग जा रहे हैं। बहुत बार हम लोग करते हैं, हाथ में कुछ ले लेते हैं, कुछ क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, हाथ में 10 या 15 क्वांटिटी ले लेते हैं, और हमारा कोई दोस्त होगा या घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि आप अंदाज़ा लगाओ कि मेरे हाथ में कितनी क्वांटिटी है, वो चाहे चॉकलेट हो या कुछ और भी हो। तो फिर वो बताता है, माना कि आपके हाथ में 15 क्वांटिटी है, तो वो बताता है 13 क्वांटिटी है, 14 क्वांटिटी है, या 16 क्वांटिटी है, या 17 क्वांटिटी है। तो क्या होता है, वो जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट के वो क्लोज जाता है, क्लोज जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ तू पास में है, हाँ और थोड़ा पास में है। तो क्या होता है वो? दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी, टू क्लोज द मेजरमेंट ऑफ दैट
एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी बोले तो हमारे पास 15 क्वांटिटी थी, कोई 13 बोल रहा है, कभी 14 बोल रहा है, तो जितना ज़्यादा वो एक्चुअल क्वांटिटी के क्लोज आएगा उसको क्या कहा जाता है, हमें एक्यूरेसी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूरेसी कहते हैं। अब क्या है, देखो ये हो गया तुम्हारा एक्यूरेसी हो गया। अब प्रिसाइज देखते हैं, देखो सिंपल है, 10 मिनट में है, ज़्यादा नहीं है, ये छोटा पॉइंट है। अब प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज का मीनिंग क्या होता है, देखो कि अगर मानो आप मल्टीपल मेजरमेंट कर रहे हो, मल्टीपल मेजरमेंट, और उसकी जो आइडेंटिकल वैल्यू है वो आइडेंटिकल वैल्यू उसके क्लोज आ रही है, बहुत क्लोज आ रही है। अब मानो कि ये एक स्केल पकड़ लो या एक रॉड पकड़ लो, ये रॉड, और आप क्या कर रहे हो, ये रॉड गिन रहे हो, प्रॉपर रॉड गिन रहे हो। अब प्रॉपरली ये रॉड की जो वैल्यू है समझ लो 10 सेंटीमीटर है, मगर आपकी क्या हो रही है, कभी 9 आ रही है, कभी 9.9 आ रही है, कभी 9.8 आ रही है, कभी 9.91 आ रही है। तो ये जो मल्टीपल मेजरमेंट आप लोगों ने लिए ना, इस मल्टीपल मेजरमेंट के अंदर जो भी आइडेंटिकल वैल्यू निकल के आएगी इसकी, वो आइडेंटिकल वैल्यू नथिंग बट दी प्रिसाइज, वो क्या होगी, आपकी प्रिसाइज होगी। अब उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, देखो एक तो वो एक्यूरेट होगा या प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट होगा या प्रिसाइज होगा, या तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी, अनस्टेबल बोलते हैं उसको। एक तो आपकी वैल्यू इसके आसपास आएगी या इससे बहुत दूर चले जाएगी या इसके बहुत कम आएगी, इसको कहते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनसर्टेनिटी। इट इज नथिंग बट द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज और नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये तो सिंपल, देखो 3 चीजें, एक एक्यूरेसी यानी कि उस वैल्यू के बहुत पास, प्रिसाइज मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करो, मल्टीपल काउंट करो, तब उसकी जो मीन वैल्यू आएगी या आइडेंटिकल वैल्यू आएगी वो अगर इसके पास होती है तो उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। अनसर्टेनली एक तो ये दोनों में से कुछ होगी या ये दोनों भी नहीं होगी। और नेक्स्ट एक पॉइंट इसके अंदर आता है, दैट इज नथिंग बट द गोल ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो ये रिलेटेड आता है ऑब्जर्वर्स के, गोल ऑफ द ऑब्जर्वर्स, और ड्यू टू दैट सम अनसर्टेनिटीज के रिलेशन में। अनसर्टेनिटीज का पॉइंट है ये, लेकिन कुछ गोल्स ऑफ द ऑब्जर्वर, एक तो वो एक्यूरेट होंगे प्रिसाइज मेजरमेंट के या उससे बहुत दूर होंगे। अब क्या करते हैं, कुछ हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं अनसर्टेनिटीज की, कुछ पॉसिबिलिटीज देखते हैं अनसर्टेनिटीज की। पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो अब ये जो पॉसिबिलिटीज है अनसर्टेनिटीज की, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो होगी ऑब्जर्वेशंस के रिलेटेड। सबसे पहले एक पहला वाला पॉइंट, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी चाहिए। कुछ भी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर स्केल ले रहे हो तो स्केल की क्वालिटी अच्छी चाहिए। बहुत सी बातें हैं, अगर थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो थर्मोमीटर की क्वालिटी चाहिए। सेकंड वन, दैट इज स्किल ऑफ द पर्सन, स्किल ऑफ द पर्सन, जो पर्सन आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी स्किल। देखो बहुत से बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो ना बहुत इजी से और फास्ट से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, वो स्किल होती है। क्या होती है? स्किल। ये पर्सन के ऊपर डिपेंड रहती है। हम बोलते हैं ना कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है, मतलब क्या है, उसके अंदर मैथमेटिक्स की स्किल डेवलप हुई है। एक्सपेरिमेंटल स्किल अच्छी है, मतलब क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट अच्छे करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्किल ऑफ द पर्सन, वो पर्सन की स्किल क्या है। थर्ड वन, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की मेथड, मेजरमेंट की मेथड जो होती है वो वाली मेथड। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं।
अभी तक 70% स्टूडेंट को पता नहीं है कि जो स्केल होती है वो यहाँ से यूज़ की जाती है क्या ये जीरो के पास से यूज़ की जाती है। 70% स्टूडेंट्स को पता नहीं है अभी। कुछ बच्चे यहाँ से मेजर कर लेते हैं और फिर एरर्स आते हैं उनके अंदर से। तो क्या हो गया, ये मेथड ऑफ मेजरमेंट्स, बराबर है। जो भी मेजरमेंट्स करने के अलग अलग मेथड्स है, उसको कैसा यूज़ किया जाता है, उसको कैसा यूज़ किया जाता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आखिरी वाला हमारा आता है, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग। जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, उसके ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो भी कुछ होंगे वो। अब मानो कि सिंपल, हमें क्या करना है, हमें एक रिफ्लेक्ट लाइट चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, बराबर है। और क्या हो गया, क्लाइमेट सडनली चेंज हो गया, जो बीम ऑफ रेज आ रहे थे रिफ्लेक्ट के लिए, उन्होंने उनका डायरेक्शन बदल लिया या उन्होंने आना ही, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो क्या हो गया, ये फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। कौन सा फैक्टर हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टिंग हो गया, बराबर है। इसी तरह इंटरनल फैक्टर भी आ सकते हैं। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स। I hope the limitations and this one points you understood very well. देखो बच्चों, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है मैंने, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार यूज़ में आती है। एक्यूरेसी क्या है आप लोगों को पता है, प्रिसीजन क्या है आप लोगों को पता है, बट उसको ऐसा बोलते पता नहीं। एक्यूरेसी हम तो बहुत बार देखे हैं, बराबर है। ये प्रिसीजन तो सर हम तो अभी भी खेलते हैं, कुछ हाथ में ले लेते हैं, बच्चों को पूछने लगाते हैं, आस्किंग फॉर दैट। और अनसर्टेनली, ये तो सर सबसे अच्छा है, एक तो उसके पास आते हैं, नहीं तो बहुत दूर चले जाते हैं। चलो बच्चों, ये था ऑल अबाउट द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम and I hope you are enjoying my video. Thank you so much and enjoy your day, students. Thank you.